नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इटली से जुड़ी हर एक पहलू पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस वीडियो में संपूर्ण इटली का समावेश है। इटली, एक देश जहां कुदरत की खूबसूरती हर तरफ बिखरी है। यह साउथर्न यूरोप के बीच में है, पूरी तरह से नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। इसकी लोकेशन ने इसे हजारों सालों से कल्चर और कुदरत का मिलन बिंदु बनाया है। इटली का शेप एक हाई हील्ड बूट जैसा है जो सिसिली को ठोकर मारता है। यह पेनिनसुला सेंट्रल मेडिटेरेनियन सी में फैला है जो इसकी लाइफलाइन है। नॉर्थ में यह फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से जुड़ा है। मेनलैंड के अलावा सिसिली और सार्डिनिया दो बड़े आइलैंड हैं जिनकी अपनी दुनिया है। ईस्ट में एड्रियाटिक सी, साउथ में आयोनियन सी और वेस्ट में टायरेनियन सी इसकी कोस्टलाइन को घेरे हुए हैं। यह लंबी कोस्टलाइन देश के इतिहास और कल्चर को गहराई से शेप देती है। इटली का असली सार इसकी जियोग्राफी में छुपा है। हर घाटी और खाड़ी एक नई कहानी कहती है। इटली की उत्तरी सीमा पर एल्प्स की बर्फीली चोटियां एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है जो इटली को बाकी यूरोप से अलग करती है। मोंट ब्लैंक और मैटरहॉर्न जैसी ऊंचाइयां साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं और इनके ग्लेशियर घाटियों को जीवन देते हैं। यहाँ दुर्लभ आइबेक्स और गोल्डन ईगल जैसे जीव मिलते हैं। देश की लंबाई में एपिनेंस पहाड़ों की रीढ़ है जो इटली को आकार देती है। यहाँ पुराने जंगल और दुर्लभ भालू व शीपियां पाए जाते हैं। एल्प्स और एपिनेंस के बीच पो वैली है, इटली का उपजाऊ कृषि क्षेत्र। इटली ज्वालामुखियों की भूमि भी है जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। माउंट वेसुवियस और एटना जैसे ज्वालामुखी यहाँ की धरती को आकार देते हैं। स्ट्रोम्बोली द्वीप को मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस कहा जाता है जो रात में चमकता है। इटली का क्लाइमेट इसके लैंडस्केप जितना ही वैरिड है। नॉर्थ से साउथ तक जाते हुए यह बहुत ज्यादा बदलता है। नॉर्थर्न रीजन्स में एल्प्स से सटे हुए क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल है। सर्दियां लंबी, ठंडी और बर्फीली होती हैं, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में। गर्मियां गर्म और ह्यूमिड हो सकती हैं, खासकर फ्लैट पो वैली में। सेंट्रल इटली में क्लाइमेट ज्यादा टेम्परेट और मेडिटेरेनियन हो जाता है। यहाँ सर्दियां हल्की और बारिश वाली और गर्मियां लंबी, गर्म और सूखी होती हैं। साउथ में सिसिली और सार्डिनिया में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाता है। बहुत हल्की सर्दियां और बहुत गर्म सूखी गर्मियां होती हैं। ये क्लाइमेटिक वेरिएशन इटली की अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी को समझने की कुंजी है। हर रीजन के क्लाइमेट ने इसके लैंडस्केप, कल्चर, खाने और लोगों को तराशा है। इटली की खेती इसकी विविध ज्योग्राफी और क्लाइमेट का नतीजा है जो पीढ़ियों के अनुभव से उगाई गई फसलों का एक शानदार मोज़ेक बनाती है। नॉर्थ की उपजाऊ पो वैली इटली का ब्रेड बास्केट है जहां गेहूं, मक्का और चावल के खेत दूर दूर तक फैले हैं। पियामोंट और लोम्बार्डी के चावल के खेत खासकर आर्बोरियो और कार्नारोली जैसी किस्में पैदा करते हैं जो परफेक्ट रिसोट्टो के लिए जरूरी हैं। जैसे जैसे हम साउथ की ओर बढ़ते हैं, सेंट्रल और साउथर्न इटली की रोलिंग पहाड़ियों में एग्रीकल्चर लैंडस्केप बदल जाता है। यहाँ जैतून के पेड़ और अंगूर की बेलें हावी हैं। इटली दुनिया के जैतून के तेल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। टस्कनी से पुगलिया तक पुराने पेड़ फैले हैं। अंगूर के बाग हर जगह दिखते हैं जो टस्कनी की चियांटी से लेकर सिसिली की नैरो डिएवोला तक विविध वाइन बनाते हैं। जैतून और अंगूर के अलावा इटली में फलों और सब्जियों का भी शानदार प्रोडक्शन होता है। अमाल्फी कोस्ट के नींबू और सिसिली के ब्लड ऑरेंज अपने स्वाद के लिए मशहूर हैं। टमाटर खासकर साउथ में इटालियन खाने का मुख्य हिस्सा है। देश का विविध इलाका कई अन्य स्पेशलाइज्ड फसलों की खेती की भी अनुमति देता है। यह विविधता इटालियन किसानों की चतुराई का प्रमाण है जिन्होंने सदियों से अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर एक ऐसी प्रचुरता पैदा की है जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है। पशुपालन इटली की कृषि पहचान का एक जरूरी हिस्सा है जिसकी परंपराएं लैंडस्केप जितनी ही अलग अलग हैं। नॉर्थ के हरे भरे अल्पाइन चरागाहों में डेयरी फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में मवेशियों के झुंड पहाड़ों की घास पर चढ़ते हैं जिससे हाई क्वालिटी का दूध मिलता है जो इटली के फेमस चीजों का आधार है, जैसे एओस्टा वैली का फोंटीना और लोम्बार्डी का गॉर्गनजोला। ये ट्रांसह्यूमन्स जानवरों का सीजनल मूवमेंट आज भी जिंदा है। एपिनेंस, सार्डिनिया और सिसिली में भेड़ और बकरी पालन आम है। इनके दूध से पेकोरिनो जैसे डिस्टिंक्टिव चीज बनते हैं। पूरे देश में सूअर भी पाले जाते हैं और इटली अपने क्योर किए गए पोर्क प्रोडक्ट्स सालूमी के लिए मशहूर है। नॉर्थ के प्रोसेसिटो डी पर्मा से लेकर
साउथ के कैलाब्रिया के सलामी तक, जमीन, जानवरों और फाइनल प्रोडक्ट का कनेक्शन इटालियन फूड कल्चर के दिल में है। इस यात्रा में हम इटली के कुछ सबसे आकर्षक निवासियों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम शानदार स्तनधारियों की तलाश करेंगे जो इसके पहाड़ों पर घूमते हैं, उन सुंदर पक्षियों को देखेंगे जो इसके आसमान और आर्द्र भूमि को सुशोभित करते हैं, और उन रहस्यमय सरीसृपों की खोज करेंगे जो इसकी धूप वाली ढलानों पर रहते हैं। यह सिर्फ जानवरों को देखने के बारे में नहीं है, यह उनके जीवन, उनके संघर्षों और उनके अस्तित्व को समझने के बारे में है। इटली के वन्यजीव देश की प्राकृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है जो इसके पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को दर्शाते हैं। आल्प्स की बर्फीली चोटियों से लेकर सिसिली के धूप से भीगे तटों तक इटली अद्वितीय आवासों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। प्रत्येक वातावरण, चाहे वह घना जंगल हो, चट्टानी पहाड़ी हो या शांत तटीय लैगून हो, विशेष रूप से अनुकूलित जीवन का समर्थन करता है। यहाँ अपेनाइन पहाड़ों की ऊबड़-खाबड़ ढलानों पर इटली का राष्ट्रीय पशु इतालवी भेड़िया घूमता है। यह लचीला शिकारी एक बार विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन अब लौट आया है। मध्य इटली के हृदय में मार्सिकन भूरा भालू अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति केवल कुछ संरक्षित पार्कों में ही पाई जाती है। ऊंचे आल्प्स में अल्पाइन आइबेक्स गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। संरक्षण के प्रयासों ने इस शानदार पर्वतारोही को ग्रान पैराडिसो नेशनल पार्क में पनपने में मदद की है। इतालवी आसमान पर नजर रखते हुए दुर्लभ बोनेली का बाज उड़ता है। यह शक्तिशाली शिकारी अपने पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो ऊपर से शिकार करता है। इटली की शांत आर्द्र भूमियों में ग्रेटर फ्लेमिंगो का एक गुलाबी समुद्र खड़ा है। ये सुंदर पक्षी अपने विशिष्ट भोजन व्यवहार के साथ परिदृश्य में रंग भरते हैं। इटली के बगीचों और जंगलों में एक परिचित धुन गूंजती है, यूरेशियन ब्लैकबर्ड का मधुर गीत। यह आम पक्षी अपनी उपस्थिति से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुशोभित करता है। धूप से भीगी चट्टानों और पहाड़ियों पर हमें एस्प वाइपर मिलता है, इटली का सबसे आम विषैला सांप। यह अपने परिवेश के साथ घुल मिल जाता है और सावधानी बरतने की मांग करता है। पेड़ों और झाड़ियों के बीच से तेजी से गुजरता हुआ ग्रीन हिप स्नेक एक फुर्तीला और हानिरहित शिकारी है। इसकी जीवंत हरी छटा इसे पत्तों के बीच छिपने में मदद करती है। प्राचीन खंडहरों और आधुनिक दीवारों पर इतालवी दीवार छिपकली एक आम दृश्य है। ये छोटे सरीसृप धूप सेंकते हैं जो शहरी और ग्रामीण दोनों परिदृश्यों के अनुकूल हो गए हैं। दक्षिणी इटली के सूखे चट्टानी आवासों में हरमन का कछुआ धीरे धीरे चलता है। यह स्थलीय कछुआ अपने विशिष्ट खोल के साथ परिदृश्य का एक प्राचीन हिस्सा है। राजसी भेड़ियों और भालुओं से लेकर नाजुक छिपकलियों और पक्षियों तक प्रत्येक प्रजाति इस देश की जटिल पारिस्थितिक पच्चीकारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जानवर सिर्फ निवासी नहीं हैं, वे एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण के संरक्षक हैं। उनका अस्तित्व उस भूमि के स्वास्थ्य का प्रमाण है जिसे वे घर कहते हैं, और यह हम सभी को याद दिलाता है कि मानव इतिहास और प्राकृतिक दुनिया गहराई से जुड़े हुए हैं। इटली में एक और दुनिया बसती है, एक ऐसी दुनिया जो प्रकृति की अनमोल देन है। यह देश विभिन्न प्रकार के जंगलों और 25 अद्भुत राष्ट्रीय उद्यानों का घर है जो इसके भूभाग के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ये हरे भरे क्षेत्र न केवल आंखों को सुकून देते हैं बल्कि देश की असाधारण जैव विविधता के संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ के जंगल आल्प्स की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर भूमध्य सागर के गर्म तटों तक फैले हुए हैं और हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है। इन जंगलों और पार्कों में दुर्लभ वन्य जीवों का निवास है जिनमें से कई प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। ये संरक्षित क्षेत्र प्रकृति और मानव के बीच एक नाजुक संतुलन का प्रतीक है, जहां सदियों से चली आ रही परंपराएं आज भी जीवित हैं। इस यात्रा में हम इटली के इन छिपे हुए प्राकृतिक खजानों की खोज करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह देश अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ
अपनी प्राकृतिक सुंदरता को भी सहेज कर रखता है। इटली के तटीय और दक्षिणी हिस्सों में भूमध्य सागरीय जंगल फैले हैं। यहाँ सदाबहार ओक, सुगंधित जैतून और ऊंचे पाइन के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं, जो एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। उत्तरी इटली के आल्प्स और एपेनाइन पर्वतमाला में घने शंकुधारी जंगल स्थित है। यहाँ फर और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते हुए प्रतीत होते हैं, जो एक शांत और रहस्यमयी वातावरण बनाते हैं। मध्य इटली के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पतझड़ी जंगल अपनी छटा बिखेरते हैं। शरद ऋतु में ओक, बीच और मेपल के ये जंगल लाल, पीले और नारंगी रंगों में रंग जाते हैं। इटली का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान ग्रान पैराडिसो, अल्पाइन आइबेक्स और चंचल मार्मोत जैसे दुर्लभ जानवरों का सुरक्षित घर है। यहाँ की ऊंची चोटियां और हरी भरी घाटियां वन्य जीवों के लिए एक स्वर्ग हैं। मध्य इटली में स्थित यह विशाल पार्क लुप्तप्राय मार्सिकन ब्राउन बेयर और इटालियन वुल्फ के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह पार्क इन शानदार प्राणियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। लिगुरियन तट पर स्थित सिनके टेरे नेशनल पार्क अपने चट्टानों पर बसे रंगीन गांवों और आश्चर्यजनक भूमध्य सागरीय परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रकृति और मानव निर्मित सौंदर्य का अद्भुत संगम है। इटली की राजधानी रोम एक जीवंत संग्रहालय है। कोलोसियम, रोमन फोरम और वेटिकन सिटी जैसे ऐतिहासिक स्मारक हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, जो आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। पानी पर तैरता शहर वेनिस अपनी रहस्यमयी नहरों, आकर्षक गोंडोला की सवारी और अद्वितीय वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहाँ का हर कोना एक कलाकृति जैसा प्रतीत होता है, जो वाकई अविस्मरणीय है। भूमध्य सागर के किनारे बसा खूबसूरत अमल्फी तट अपने रंगीन गांवों और सुरम्य समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ की चट्टानी पहाड़ियों और नीले पानी का नजारा सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला। इटली सच में एक कमाल की जगह है। यह भूमध्य सागर के बीच में एक लंबी बूट की तरह है, जो एक पत्थर को किक मार रहा है। इसी यूनिक पोजीशन की वजह से यह हजारों सालों से अनगिनत सभ्यताओं के लिए एक क्रॉसरोड्स रहा है। यहाँ की जमीन में हिस्ट्री लिटरली दबी हुई है। जहाँ भी खुदाई करो, पास्ट का कोई टुकड़ा मिल जाता है। इटली में हिस्ट्री सिर्फ म्यूजियम में नहीं, बल्कि आपके पैरों के नीचे है। सदियों से किसानों को अपने खेतों में एंशिएंट कॉइन्स, पॉटरी और विलास की नींव मिलती रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इटली शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का दिल था। रोमन शानदार बिल्डर्स थे और उनके शहरों, सड़कों और एक्वेडक्ट्स के अवशेष आज भी यहाँ फैले हैं। माउंट वेसुवियस के इरप्शन ने पोम्पेई और हेरक्युलेनियम को राख में दबा दिया, जिससे वे एक पल में प्रिजर्व हो गए। आज हम उन्हीं सड़कों पर चल सकते हैं, वाइब्रेंट पेंटिंग्स देख सकते हैं और रोमन जीवन की झलक पा सकते हैं। इटली का हर कोना, हर खोज ह्यूमन हिस्ट्री की पजल में एक नया टुकड़ा जोड़ती है। इटली के ट्रेजर सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री तक ही सीमित नहीं हैं, वे समय के कोहरे में बहुत पीछे तक पहुंचते हैं। 1991 में ओत्स्ताल एल्प्स में हाइकर्स ने एक स्टार्टलिंग डिस्कवरी की। एक ग्लेशियर से 5000 साल पुराना शरीर मिला, जिसे ओत्सी द आइसमैन कहा गया। उसके कपड़े और टूल्स आज भी प्रिजर्व्ड हैं और उसने हमें कॉपर एज के जीवन की झलक दी। रोम के पास एक गुफा में वैज्ञानिकों को निएंडरथल की स्कल मिली, ग्वाटरी मैन, जो अर्ली ह्यूमंस की कहानी बताती है। नेपल्स के पास पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने सिरो नामक एक रेयर बेबी डायनासोर का फॉसिल खोजा। ये डिस्कवरीज एक खोई हुई दुनिया की विस्पर्स हैं, रिमाइंडिंग अस कि इटली की मिट्टी जीवन की लंबी कहानी की लाइब्रेरी है। यहाँ की जियोलॉजी भी रिच है। कारारा मार्बल, जिससे मिकेलैंजेलो ने डेविड बनाई, और सिसिली के वॉल्केनिक मिनरल्स। यहाँ तक कि समुद्र भी सार्डिनिया के पास प्रेशियस रेड कोरल देता है, सेंचुरीज से एक्सक्विजिट ज्वेलरी के लिए।
इटालियन पेनिनसुला सिर्फ सभ्यता का पालना ही नहीं रहा है, बल्कि ह्यूमन इंटेलेक्ट और डिस्कवरी का एक पावर हाउस भी रहा है। प्राचीन रोमन ब्रिलियंट इंजीनियर्स थे। उन्होंने कोलोसियम जैसी इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर्स बनाई, एक विशाल स्टेडियम जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। उन्होंने सड़कों और एक्वेडक्ट्स के विशाल नेटवर्क्स भी बनाए, जो लंबी चैनल्स थीं, जिन्हें कई मील दूर तक उनके शहरों में ताज़ा पानी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रैक्टिकल जीनियस ने आज हम पश्चिमी दुनिया में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का बहुत सारा ग्राउंडवर्क तैयार किया। गणित, मटेरियल्स और ऑर्गेनाइजेशन की उनकी समझ सच में अपने समय से बहुत आगे थी। सदियों बाद रेनेसांस के नाम से जाने जाने वाले एक पीरियड के दौरान इटली ने क्रिएटिविटी और साइंटिफिक थॉट का एक एक्सप्लोजन अनुभव किया। यह लियोनार्डो दा विंची का युग था, एक ऐसा व्यक्ति जो शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। वह एक ब्रिलियंट पेंटर थे, मोनालिसा के लिए फेमस, लेकिन वह एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी थे। उन्होंने ह्यूमन बॉडी, पौधों और जानवरों के डिटेल्ड ड्राइंग्स से नोटबुक्स भरे। उन्होंने फ्लाइंग मशीन्स, टैंक्स और सबमरीन्स डिजाइन किए, उनके वास्तव में बनने से सैकड़ों साल पहले। लियोनार्डो ने दुनिया में सब कुछ कैसे काम करता है, इसके बारे में एक इनक्रेडिबल क्यूरियोसिटी दिखाई, एक क्यूरियोसिटी जो साइंस की भावना को परिभाषित करती है। इस परंपरा में अगला महान इतालवी गैलीलियो गैलीलेई था। वह एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने स्वर्ग को एक नए तरीके से देखने की हिम्मत की। एक टेलीस्कोप का उपयोग करके, जिसे उन्होंने इम्प्रूव्ड किया था, गैलीलियो ने एस्टॉनिशिंग डिस्कवरीज की। उन्होंने चंद्रमा पर पहाड़ देखे, बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को देखा और कंफर्म्ड किया कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र नहीं थी, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर घूमती थी। उनके काम ने कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया और साइंस में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के महत्व को स्थापित किया। 19वीं सेंचुरी में एलेसांड्रो वोल्टा ने पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई। उन्होंने पाया कि आप विभिन्न धातुओं की डिस्क्स को स्टैक करके एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल करंट बना सकते हैं। उनके आविष्कार वोल्टाइक पाइल ने इलेक्ट्रिसिटी के युग का द्वार खोल दिया। यही कारण है कि आज हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को वोल्ट्स में मापते हैं। आज इटली इनोवेशन और डिस्कवरी की अपनी विरासत को जारी रखे हुए है। इटालियन वैज्ञानिक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में की प्लेयर्स हैं। वे सर्न में यूनिवर्स के फंडामेंटल सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इटालियन स्पेस एजेंसी भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी में एक मेजर पार्टनर है, जो स्पेस मिशंस में योगदान देती है। इटालियन रिसर्च सेंटर्स मेडिकल साइंस में एडवांसेस कर रहे हैं। इटली की जीनियस इसकी स्टाइल और क्राफ्ट्समैनशिप में भी दिखती है। फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसे ब्रांड्स डिजाइन और इंजीनियरिंग के प्रतीक हैं। इटालियन फूड दुनिया भर में सेलिब्रेटेड है और इसके कई प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टेपल्स बन गए हैं। जब हम इटालियन विमेन के बारे में सोचते हैं तो एक इमेज दिमाग में आती है, एफर्टलेस ग्रेस और अनडिनाइबल स्टाइल। यह सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि ला बेला फिगुरा की फिलॉसफी है। हर सिचुएशन में पोइस, कॉन्फिडेंस और केयर के साथ खुद को प्रेजेंट करना। इटालियन विमेन अपनी नेचुरल ब्यूटी को एम्ब्रेस करती हैं, कम मेकअप और हेल्दी ग्लो के साथ। स्किन केयर और क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनकी रूटीन का हिस्सा हैं। उनका फैशन सेंस अंडरस्टेटेड एलिगेंस और क्लासिक पीसेस पर बेस्ड है। न्यूट्रल कलर्स और सोच समझकर चुनी गई एक्सेसरीज उनके लुक को कंप्लीट करती है। एक्सेसरीज जैसे सिल्क स्कार्फ, डिजाइनर हैंडबैग या गोल्ड हुप ईयरिंग्स उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। ला बेला फिगुरा सिर्फ अपीयरेंस नहीं, बल्कि दुनिया में खुद को कैरी करने का तरीका है। सरलता, क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी को इंपॉर्टेंस देकर इटालियन विमेन एक टाइमलेस और सोफिस्टिकेटेड लुक बनाती हैं। ट्रू स्टाइल ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एलिगेंस और चार्म के लिए याद रखे जाने के लिए है। इटली में परिवार या ला फैमिग्लिया ए ला फैमिलिया समाज की फाउंडेशन है और वुमनें इसकी सेंट्रल पिलर रही हैं। इटालियन महिला अक्सर घर का दिल होती है, जो गर्माहट, एकता और ट्रेडिशन को बढ़ावा देती है। संडे लंच और फैमिली गैदरिंग्स में वह जनरेशन्स को जोड़ती है,
हंसी और कहानियां शेयर करती है। इटली में खाना बनाना प्यार का एक एक्ट है और रेसिपीज जनरेशन से पास होती हैं। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ उदारता से खाना शेयर करती है। इटालियन वुमनें हॉस्पिटैलिटी की मास्टर हैं, सभी को वेलकम फील कराती हैं। सोशल बॉन्ड्स और कम्युनिटी वेल बीइंग उनके लिए वाइटल हैं। यह प्यार, एकता और परंपरा की फाउंडेशन है जो इटालियन घर को गर्माहट और कनेक्शन का सच्चा अभयारण्य बनाती है। हाल के दशकों में इटालियन विमेन ने एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ में रिमार्केबल स्ट्राइड्स की हैं, अपनी भूमिकाओं को फिर से आकार देते हुए। अब यूनिवर्सिटीज में पुरुषों से रिमेंबर्ड वुमेनें एनरोल और ग्रेजुएट हो रही हैं और वे कई फील्ड्स में एक्सेल कर रही हैं। इस एजुकेशनल एम्पावरमेंट ने करियर के नए दरवाजे खोले हैं, जिससे वुमेनें इकोनॉमी के हर सेक्टर में योगदान दे रही हैं। वे लीडरशिप पोजीशन में तेजी से आ रही हैं, अपने खुद के बिजनेस चला रही हैं और पॉलिटिक्स ऑफ एकेडेमिया में छा रही हैं। उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और कॉम्पिटेंस की गहरी भावना में निहित है। मॉडर्न इटालियन महिला ट्रेडिशन और प्रोग्रेस का खूबसूरत मिश्रण है। यह इटली के लिए एक नया चैप्टर है जिसे इसकी सक्षम और कॉन्फिडेंट वुमेनों ने लिखा है। ट्राइब्स के बजाय इटली की डाइवर्सिटी उसकी मजबूत रीजनल आइडेंटिटीज और उसकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में पाई जाती है, जिनमें से कई सदियों से इटली की सीमाओं के भीतर रह रही हैं। इन ग्रुप्स की अनूठी सांस्कृतिक परंपराएं, बोलियां और इतिहास हैं जो देश के समृद्ध मोज़ेक में योगदान करते हैं। उत्तर पश्चिम में स्थित ऑस्टा वैली में फ्रेंच इटालियन के साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और संस्कृति में एक मजबूत फ्रैंको प्रोवेंसल फ्लेवर है। आगे दक्षिण में आपको अर्बरेशे के समुदाय मिल सकते हैं जो 15वीं शताब्दी में इटली भाग गए अल्बानियाई लोगों के वंशज हैं। उन्होंने अपनी अनूठी भाषा, बीजांटिन कैथोलिक संस्कार और जीवंत परंपराओं को सैकड़ों वर्षों से संरक्षित रखा है। इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को बाहरी नहीं बल्कि इटली की जटिल पहचान के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। उनकी उपस्थिति भूमध्य सागरीय और यूरोपीय कल्चरियों के चौराहे के रूप में देश के लंबे इतिहास का एक जीवंत प्रमाण है जो राष्ट्रीय ताने बाने में समृद्धि की परतें जोड़ती है। जहां तक फेथ की बात है, इटली मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक है। कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस देश की आत्मा में बुना हुआ है, जो इसके शानदार कैथेड्रल, अनगिनत स्थानीय संतों के त्योहारों और दैनिक जीवन की लय में दिखाई देता है। वेटिकन सिटी रोम के भीतर एक स्वतंत्र राज्य, कैथोलिक धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करता है और इसकी उपस्थिति ने इटालियन इतिहास, कला और संस्कृति को गहराई से आकार दिया है। ये घटनाएं महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षण हैं जो लोगों को शेयर्ड सेलिब्रेशन और चिंतन में एक साथ लाते हैं। हालांकि इस कैथोलिक बहुमत के साथ इटली विभिन्न अन्य फेथ्स का भी घर है जो इसके तेजी से विविध समाज को दर्शाता है। लंबे समय से स्थापित प्रोटेस्टेंट और यहूदी समुदाय हैं। बाद वाले का इटली में एक इतिहास है जो रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ है। हाल के दशकों में इमिग्रेशन ने देश में मुसलमानों, रूढ़िवादी ईसाइयों, बौद्धों और हिंदुओं की बढ़ती संख्या लाई है, जबकि कैथोलिक धर्म प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक शक्ति बना हुआ है। इटली धीरे धीरे एक अधिक बहुविश्वासी राष्ट्र बन रहा है।